हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर के 1800 के पूर्वार्ध हो जाएगा 1701 से 1750, मतलब आधा। फिर यही अगर उत्तरार्थ रहता तो 1751 से लेकर के 1800 के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत बंगाल की तरफ के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 1764 के बाद बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता का ज़्यादा प्रभावशाली होते गया। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन, ये है अब बंगाल, मुर्शिदाबाद का, अवध, लखनऊ, मालवा, भोपाल, गुजरात, सिख, और क्या दिया गया, हैदराबाद, ठीक है, पूना, ये दिया हुआ है। आप ये भी मानचित्र देखिए, ये अंग्रेज़ों का पूर्वी हिस्सा कब, 1765 के बाद। बिहार, बंगाल, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये बांग्लादेश अभी, पटना, ये उत्तरी सरकार, यहाँ पर ब्रिटिश राज्य था। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, अहमदनगर, महाराष्ट्र। 1761 पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। किसके किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी, दीवानी हो गया सिविल कोर्ट, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें की। अतीत में भी विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।
इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग रहा था। उसने उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। जब नादिर शाह का आक्रमण था उस समय मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह कहते हैं, ठीक है। और नादिर शाह को कहते हैं ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। ये परीक्षा में पूछा जाता है ये, ठीक है। और ये 5 बार उत्तरी भारत, देखिए कहाँ क्वेश्चन यहीं से उठाता है। किसने किया था 5 बार? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह किया गया: 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया का उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। और अंतिम शासक इस पे बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला। पूछा जाता है एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया और शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे थे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहांबाद अब मलबे का ढेर बन गया। ये कहाँ है? दिल्ली। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। नादिर शाह का एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बट गए थे, ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनसे एक या दूसरे समूहों के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फारूक सियर 1713 से 19 ले और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 तो 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, अवध का उस टाइम कौन था? ये तुम्हारा शहादत खां, इसको लिख लीजिएगा। ये एक अलग ही प्रांत बना लिया था और उसका कंट्रोल करने लगा था। बंगाल का मुर्शिद कुली खां और हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, और इसको चिनकिलीज खां भी कहते हैं, किलीज खां। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था से विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपने वेतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी।
अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने 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 पास आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फारूक सियर ये इन प्रभावशाली राजपूतों घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी बनाई और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ये क्या दिया है? कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपन्नता थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर तक फैला हुआ था। ये मेहरगढ़ का किला है, जोधपुर, मेहरागढ़। कई राजपूत शासकों ने मुगल का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर शामिल हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मेवाड़ का एकमात्र ऐसा ही है जिसने स्वीकार नहीं किया था मुगलों का। जयपुर में जंतर मंतर। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु उपकरण हैं। ये पूछा जाता है किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। आज़ादी हासिल करना। सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बनाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। खालसा हम लोग पढ़े हैं अध्याय 6 में। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के
प्रस्ताव का कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज 20% के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से उठा लेगा। राखी व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? सिखों द्वारा। सिखों द्वारा। महाराणा रंजीत सिंह की तलवार है, ये देख लीजिए तलवार। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कहाँ पैदा लिए थे? 1666 पटना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राजा राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से कुछ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बताता हूँ। रंजीत सिंह ना, किस मिसल के थे? सुकेर चकिया मिसल के थे, लिख लीजिएगा, सुकेर चकिया मिसल के थे। और इसकी राजधानी दो थी। एक राजधानी 1799 लाहौर में था, तो इसका राजनैतिक राजधानी था। और धार्मिक राजधानी कहाँ था? ये तुम्हारा अमृतसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी का एक रूप चित्र दिया हुआ है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य का स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 नहीं होगा, 1627 होगा, ये गलत है, में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, ये पूछा जाता है, दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ पराया गुरिल्ला युद्धकाल, ये पूछा जाता है, गुरिल्ला युद्धकाल किसके द्वारा किया जाता था? शिवाजी के द्वारा प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव किया। ये पूछा जाता है चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है? एक तरह का राजस्व है, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। किसका? कुणबी का, जो कौन था? कृषक पशुचारक था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में अपना सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा का राज्य की राजधानी बन गया। पुणे राजधानी मराठा का, ठीक है। एक चीज़ और है, शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान, ये पूछा जाता है, अष्टप्रधान परिषद बनाया गया था।
और एक और पॉइंट है, शिवाजी के द्वारा सूरत को 2 बार लूटा गया। 2 बार लूटा गया। फर्स्ट बार में कहाँ कब लूटा था? 1664 में, और सेकेंड में लूटा गया था 1670 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सनय 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 मीन्स धीरे 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 और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही साथ इस पर चौथ सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ये पूछा जाता है। चौथ क्या है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन के इलाकों में मराठा वसूलते थे 25%, लगभग 1/4। चौथ उसी को कहते हैं। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संहर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व 9 से 10% हिस्सा। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों ने कोई सहायता नहीं की। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच में। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था और वहाँ के स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन पूछा जाता है। उज्जैन का सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर के होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठों ने राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूरब में लखनऊ और तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ना बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन थे? बाजीराव प्रथम। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय जाता है तथा मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के जरिए भी जाने जाते हैं। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता
सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसा शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कौन? भरतपुर। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा के शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो पूछ सकता है ना, एक विशाल बाग महल किसने बनवाया? तो सूरजमल ने। कहाँ पर? दिग, ठीक है, जाटों द्वारा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में सबसे बने मजबूत किलों में से एक था। कहाँ? लोहागढ़। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। ये है 18वीं सदी का दिग का महल। राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन, बांग्ला गुंबद की गौर से देखिए, ठीक है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। चौथ और सरदेशमुखी, ये तुम्हारा राजस्व था। बताइए सही है या गलत। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया? बिल्कुल नहीं, दिल्ली पर। गलत है ये। सवाई राजा सिंह इंदौर का शासक था? बिल्कुल नहीं, जयपुर का था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे? बिल्कुल। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना? बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और ये इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये हम लोग मध्यकालीन भारत ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने एंशियंट भारत को ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग देखते रहिए और एनसीईआरटी फैक्ट्स को जानते रहिए, और मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।